Read the stanza carefully and answer the questions given at the end. आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एक बहुत ही से क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क्स होते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं बग़ैर कोई गलती किए। किस तरह आपने सॉलिड मार्क्स लेने हैं, आज की वीडियो में ये सब डिस्कस होगा। इस क्वेश्चन को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आई हैव चोजन दिस स्टैंजा फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, क्लास 9 की बुक है और पोम है दी डैफोडिल्स। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। इसका मैंने एक स्टैंजा पिक किया हुआ है और कोशिश ये होगी कि इस स्टैंजा को समझने के बाद एग्जाम्स में आपके सामने कोई भी स्टैंजा आ जाए तो उसमें से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। स्टैंजा को पढ़ने की बजाय हम बढ़ते हैं स्टैंजा के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए हैं आप कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके 2025 के इंग्लिश पेपर मॉडल पेपर के मुताबिक। जिस तरह का आपका मॉडल पेपर है उसी के मुताबिक बनाए गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप समझ लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टैंजा। ये ज़रूर बनाया जाता है, या तो थीम होगा या फिर मेन आइडिया होगा आपके स्टैंजा में। थीम या मेन आइडिया ये ज़रूर आता है। अब मेन आइडिया को समझने के लिए आपने क्या करना है कि स्टैंजा को बार बार पढ़ना है और देखना है, अच्छे तरीके से समझना है कि इस स्टैंजा के अंदर पोएट या पोएटिस किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जिस चीज़ पर उसका ज़्यादा फोकस होगा वही आपका मेन आइडिया होगा, ठीक है। शॉर्ट सा होता है, 4 लाइन्स का, 5-6 लाइन्स का आपका स्टैंजा होता है। तो इस स्टैंजा के मुताबिक जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार शायर स्टार्स का जिक्र करता है, उसकी ब्यूटी का जिक्र करता है और डैफोडिल्स को तशबीह देता है उन स्टार्स से कि ये डैफोडिल्स इतने खूबसूरत हैं। एक तरफ से डैफोडिल्स की ब्यूटी बयान कर रहा है और दूसरी साइड पर वो स्टार्स की ब्यूटी बयान कर रहा है कि ये डैफोडिल्स इतने खूबसूरत हैं, जैसे ऐसे चमक रहे हैं जैसे सितारे चमक रहे होते हैं, और ये ऐसे लाइन के अंदर खड़े हुए हैं जैसे कि मिल्की वे के ऊपर सितारे होते हैं। यानी बार बार वो डैफोडिल्स और स्टार्स का कंपैरिजन कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे स्टैंजा के अंदर शायर जो है वो क्या कर रहा है, नेचर की ब्यूटी को बयान कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से कि इस स्टैंजा का मेन आइडिया है ब्यूटी ऑफ नेचर। द मेन आइडिया ऑफ दिस स्टैंजा इज ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ पर यानी इस स्टैंजा के अंदर नेचर की ब्यूटी को बयान किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपने मस्ट अपने ज़हन में रखना है कि ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। थीम या मेन आइडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि विच लिटरेरी डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा। तो लिटरेरी डिवाइसेस में सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन एंड एलिट्रेशंस होती हैं। तो इन चारों चीज़ों की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। सिमिली क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विद द यूज़ ऑफ एज एंड लाइक। जब हम दो चीज़ों का मुआवजा करते हैं और उसमें एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सिमिली होती है। जैसे हम कहते हैं कि अली इज़ लाइक अ मून, तो हम अली की खूबसूरती बता रहे हैं कि अली इतना खूबसूरत है कि जैसे कि चांद, लेकिन हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एज का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अली और चांद दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है और लाइक का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सिमिली। अब इसी को अगर हम आगे लेके जाएं, हम कहें कि अली इज़ अ मून, अली एक चांद है। अब हम यहाँ पर अली इज़ लाइक नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अली इज़ अ मून। अली डायरेक्ट यानी इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि वो हमें लग रहा है कि वो चांद है। तो यहाँ पर हम एज और लाइक का नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो जब हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाफोर, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है अली और चांद के दरमियान, लेकिन एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर वो मेटाफोर होगा। इसी तरह पर्सनिफिकेशन होता है, जब ह्यूमन क्वालिटी किसी दूसरी चीज़ को दी जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं फ्लावर्स आर डैंसिंग। आपकी पोम के एक स्टैंजा में ये मौजूद है कि फ्लावर्स आर डैंसिंग, फ्लावर्स नाच रहे हैं। हालांकि फ्लावर्स जो हैं वो नाचते नहीं होते, वो ये एक इंसानी क्वालिटी होती है जो कि फ्लावर्स को दी है शायर ने। सो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन, जब हम ह्यूमन क्वालिटी को किसी दूसरी चीज़ को दे देते हैं। और लास्ट आपका होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब बार बार कोई साउंड रिपीट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अ बिग ब्लैक बग बिट द बिग ब्लैक बर्ड बट द बिग ब्लैक बर्ड बिट द बिग ब्लैक बग बैक, ठीक है। तो यहाँ पर बी का जो साउंड है रिपीटेडली आ रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन होता है, ठीक है।
तो ये 3-4 चीज़ें आ सकती हैं। अगर लिटरेरी डिवाइसेस आया हुआ तो इन चारों को समझना है, डायरेक्टली दिया हुआ तो फिर आपको इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंटेक्सचुअल मीनिंग ऑफ वर्ड मार्जिन। कह रहे हैं कि मार्जिन का कंटेक्सचुअल मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज द कंटेक्सचुअल मीनिंग ऑफ मार्जिन, लेकिन आप समझ लें इसकी जगह पे कोई और वर्ड भी आ सकता है, इनमें से कोई और भी उठा सकते हैं, किसी और स्टैंडर्ड का कोई और वर्ड भी आ सकता है। तो कंटेक्सचुअल मीनिंग आपने कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है और उसके मुताबिक समझना है, यानी इस इबारत के अंदर जो ये लफ्ज़ दिया हुआ है इसमें इसका मतलब क्या है। ठीक है, लिटरेरी मीनिंग आपसे नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कंटेक्सचुअल मीनिंग। ठीक है, तो इसमें हम वर्ड मार्जिन को तलाश करते हैं कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जी। अब देखें वो कह रहे हैं अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे कहते हैं कोई खाड़ी वगैरह को, तो अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे यानी एक खाड़ी के किनारे के ऊपर जाकर। ये जो डैफोडिल्स थे ना, ये एक खाड़ी के किनारे किनारे के ऊपर थे। ठीक है, तो यहाँ पर लफ्ज़ मार्जिन जो है उसका मतलब होता है किनारा, जिसको हम एज कहते हैं। तो सिंपली वो कैन से कि द कंटेक्सचुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिन इज एज, यानी इसका मतलब है किनारा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टेंजा को रिपीटेडली पढ़ना है। आपसे अगर किसी लफ्ज़ का मीनिंग पूछा जा रहा है तो उसके मुताबिक आपने आंसर देना है। ये नहीं कि आपके दिमाग के अंदर जो उसका मीनिंग है लिटरली वो आप उठा के लिख दीजिए, इस स्टेंजा के मुताबिक जो मीनिंग होगा। और अक्सर इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि कंटेक्सचुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आपने उसको गौर पढ़ना है एंड उसके बाद में उसके मीनिंग को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 प्रोनाउंस इन द स्टेंजा। आपने स्टेंजा में से वो कह रहा है कि 2 प्रोनाउंस उठा रहे हैं। अब हमने प्रोनाउंस को टच किया है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी आ सकता है। आपको कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट। ठीक है, या फिर आपसे ये कह सकता है कि फाइंड एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, वर्ब। ठीक है, तो पूरे की पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से आपने खंगाल के जाना है ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और एक क्वेश्चन मस्ट बनेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रोनाउन था तो हमने लिख दिया। एक तो प्रोनाउन इस्तेमाल किया हुआ है आई और दूसरा यूज किया हुआ था दे। आई एट अ ग्लेंस एंड इधर है दे, किधर गया, ये है, ये 2 थे तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई। हियर आर 2 प्रोनाउंस आई एंड दे, तो वहाँ पर जो भी इस्तेमाल होंगे वो आपने उठा के लिख देने हैं। ठीक है, नंबर 5 है, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। अगर मुझे कोई बच्चे पंजाब से देख रहे हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड ज़्यादा ऐड करता है राइमिंग स्कीम वाला। तो केपीके के पेपर्स में इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन हो सकता है कि आज आ जाए। तो राइमिंग स्कीम को आप समझ लें कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि देखें ये वर्ड जो आपस में राइम कर रहे हैं जिनको हम काफिया लफ्ज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज़ है शाइन, दूसरा है वे, तो ये एक दूसरे से नहीं। तो राइमिंग स्कीम आपकी स्टार्ट होती है ए से। पहला तो आपने लिखना ही ए है। ठीक है, ये आपका ए आ गया और दूसरा में वे आ रहा है, तो शाइन और वे का साउंड आपस में बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा। जब मैच नहीं करेगा तो फिर आपने बी लिखना है। ठीक है, अगर ये मैच करता तो फिर ये भी ए होता, तो फिर राइमिंग स्कीम हो जाती ए ए। लेकिन ये इससे डिफरेंट है तो ये वाली ए और ये वाली इसका साउंड इससे डिफरेंट है तो ये बी बन गया। अब दूसरी जाए जी लाइन, फिर आपने उठा के इससे और इससे इसको मैच करना है। तो लाइन वे से मैच नहीं कर रही, लाइन शाइन से मैच कर रही है। तो शाइन का जो था वो क्या था, ए था, तो ये भी आपने उठाकर इसको ए लिख देना है। ठीक है, ये राइमिंग स्कीम होती है। आपने ऊपर जाना है कि किस से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो ए बी ए हमारी राइमिंग स्कीम बन गई अब तक की। उसके बाद है बे, तो बे लाइन से मैच नहीं कर रही, वे इससे मैच कर रही, तो इसका क्या था, बी था, तो ये भी बी हो गया। इसी तरह ग्लैंस, ये बे लाइन वे शाइन किस से मैच नहीं कर रहा, तो आप ए बी आपका हो गया। अब आप जाएं सी पर, ये आपका हो गया सी। इसी तरह डैश, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो ये भी सी हो गया। दोनों मैच करेंगे तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो आपकी राइमिंग स्कीम हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राइमिंग स्कीम है जी ए बी सी सी। ठीक है, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ये आपकी राइमिंग स्कीम होगी। ठीक है,
सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्स क्वेश्चन कि किस तरह आपने उनको अटेम्प्ट करना है, और 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस हुई हैं इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से जाके इसकी स्टडी करनी है। और आई होप कि जब एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।